अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप। ऑक्सीजन वर्ग के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता। ओके, तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन ग्रुप हो या फिर हैलोजन ग्रुप हो, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इस बेस पर मेजर की जाती है कि ये कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। इन एलिमेंट्स में जितना हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होगा उतना ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा। समझे ना बच्चों कि जो ऑक्सीजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी इस बेस पर देखी जाती है कि इन एलिमेंट्स में कितना हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है। जितना हाईली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा एलिमेंट उतना ही अधिक रिएक्टिव माना जाएगा। अब हम ग्रुप में बात करते हैं, तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो एलिमेंट की एटॉमिक साइज बढ़ती है। ऐसे में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होगा, जिससे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर डिक्रीज होता है। और यही रीजन है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनके ग्रुप्स में आप देखोगे कि केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप में अप टू डाउन डिक्रीज होती है। ओके, जस्ट ऐसा ही वेरिएशन हमें ऑक्सीजन ग्रुप में दिखता है। इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन और सल्फर ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। लगभग पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट्स से ये दोनों एलिमेंट रिएक्शन करते हैं और जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें आप देखोगे इनमें ऑक्सीजन या जो सल्फर है ज्यादातर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन्हें ऑक्साइड या फिर क्या बोलते हैं हम, सल्फाइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने ग्रुप में और इनमें हाईएस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। अब हम वर्ग में जब ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप में जब हम नीचे चलेंगे ऑक्सीजन से लेके और पोलोनियम तक, तो हम देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ओके, यही मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एंड दे कंबाइन विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप देखोगे कि ऑक्सीजन लगभग कुछ एलिमेंट्स छोड़ दो जीरो ग्रुप के, तो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है। ऐसा ही सल्फर के साथ भी मिलता है। ओके, बट रिएक्टिविटी अगर हम देखें डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। समझ गए बच्चों? और ग्रुप में जैसे जैसे नीचे चलोगे इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर डिक्रीज होता है। तो समझे बच्चों कि जो ऑक्सीजन वर्ग है, हैलोजन वर्ग है, इन वर्ग के तत्वों की अगर आपको केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है, रासायनिक क्रियाशीलता देखनी है, तो वो इस बेस पर देखी जाती है कि ये कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, मींस कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं। जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे एलिमेंट्स उतना ही रिएक्टिव माना जाएगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर घटता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण घटता है। और यही रीजन है कि आप पी ब्लॉक में देखोगे कि ग्रुप में जो है केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस ग्रुप में देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर सबसे अधिक क्रियाशील है और दोनों लगभग अवसानी के जितने भी तत्व हैं उनसे क्रिया करते हैं और इनमें ऑक्साइड या सल्फाइड बनाते हैं, मींस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और यह क्रियाशीलता वर्ग में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ घटेगी। क्यों? क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और फिर सबसे कम इस ग्रुप में है तो वो है पोलोनियम। वैसे भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी ज्यादा केमिस्ट्री हमें नहीं पता। ओके, तो ये तो था इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, ठीक है, ऑक्सीजन। ओके, किसके प्रति क्रियाशीलता? क्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ओके, एक एक करके हम
देखेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हैलोजन। तो हम आते हैं कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यदि हम रिएक्टिविटी देखें तो ऑक्सीजन को छोड़ दो, इस ग्रुप में ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा तो एलिमेंट ही रहेगा, O2 या O3 बनेगा। बट हम ऑक्सीजन अपने ही ग्रुप में बाकी जितने अदर एलिमेंट्स हैं उन सब से कंबाइन होता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ओके, और ये रिएक्टिविटी ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होगी। यही लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कंबाइन विद ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन में कंबस्जन करा दो। अगर डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से डायरेक्ट कंबाइंड हो रहा है और एक बाइनरी कंपाउंड बन रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्साइड, और पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंबस्जन। समझ गए ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म ऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। सभी तत्व ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, दहन। ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। समझ गए बच्चों कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक मींस इसमें हीट रिलीज होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। पहले आप इसे लिखें फिर मैं आगे रिएक्शंस बताता हूं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि इस ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि मेनली 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स दिखते हैं इस ग्रुप में। एक है डाइऑक्साइड, इनको क्या बोला जाता है, डाइऑक्साइड, और ये है ट्राइऑक्साइड। ओके, हम डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब डाइऑक्साइड बनाते हैं, SO2, SeO2, TeO2, POO2। इसके अलावा पोलोनियम का एक ऑक्साइड और बनता है और ये है POO, जो टोटली बेसिक होता है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। ओके, और ये टोटली बेसिक होता है। और ट्राइऑक्साइड में हम देखें तो SO3 भी है, SeO3 है, TeO3 है, POO3। ये सब क्या है, ऑक्साइड्स। अब इनमें कुछ नेचर देखें तो देखो बच्चों, ये जो दोनों ऑक्साइड हैं SO2 और SeO2, ये तो है एसिडिक नेचर दोनों, और इसमें ये ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक। तो वैसे भी मैंने आपको ग्रुप में बताया है कि अगर ग्रुप में नीचे की तरफ चलें तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम। और इन दोनों में देखें तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। आप इनकी प्रॉपर्टी इस तरह से देख सकते हैं कि जो SO2 है ये वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व होके या एसिड में भी सॉल्यूबल है, और क्या बनाता है, H2SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। और SeO2 वाटर में डिसॉल्व होता है और ये बनाता है सेलेनियस एसिड। तो ये दोनों वाटर में डिसॉल्व होते हैं और एसिड में भी डिसॉल्व है, बट बेस में डिसॉल्व नहीं होते। ओके सॉरी, ये वाटर में डिसॉल्व हैं और बेस में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि दोनों एसिडिक हैं। समझ गए ना। अगर हम ये देखें कि वाटर के साथ इसी तरह से अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ लें कि SO2 + 2NaOH तो गिव्स Na2SO3 + H2। तो ये वाटर में भी डिसॉल्व है और बेस में भी डिसॉल्व है, ये दोनों, क्योंकि दोनों एसिडिक है। अब हम बात करते हैं PeO2 और PePOO2, तो ये दोनों एम्फोटेरिक है, मींस ये एसिड में भी डिसॉल्व होते हैं और बेस में भी डिसॉल्व होते हैं, बट वाटर इनसॉल्युबल है। हम इनकी रिएक्शन NaOH के साथ देखें तो ये बनता है Na2TeO3। ओके, और हम HNO3 के साथ देखें तो इस तरह से एक कंबाइंड होके ये भी सॉल्ट बनाता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इस ग्रुप के जो ये दो एलिमेंट हैं, आप देख रहे हैं ये एसिड में भी डिसॉल्व हैं और बेस में भी क्या है, ये दोनों डिसॉल्व होते हैं। समझ गए ना। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है, इनका एम्फोटेरिक नेचर। अब आ जाते हैं इनकी स्टेट के बारे में। तो जो SO2 है ये तो टोटली गैस होता है, ये तो हम जानते हैं, और SeO2 वोलेटाइल सॉलिड है, TeO2 सॉलिड। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो इनका वेट बढ़ता है, सरफेस एरिया, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा SO2, फिर उससे कम SeO2, TeO2, PeO। अब हम यहां पर आ जाते हैं कि इनमें रिड्यूसिंग नेचर देखें। तो देखो बच्चों, ये जो
ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, ये रिड्यूसर होते हैं। समझ गए ना बच्चों कि यहाँ पर जो EO2 टाइप के जो ऑक्साइड हैं, डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, रिड्यूसर होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकते हैं। मींस हम ये कहें कि ये है SO2 प्लस हाफ O2, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड। जस्ट ऐसा ही SO2 प्लस हाफ O2, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, SeO3 में। ओके, तो इस तरह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के और कहां प्लस में कहां चले गए, 6+ में। तो ये इनका रिड्यूसिंग नेचर है। अब आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग नेचर ग्रुप में क्या होगा, तो ध्यान रखें कि रिड्यूसिंग नेचर जो है ग्रुप में डिक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो इनका नेचर है ग्रुप में जाए, तो ये ऐसा इसलिए बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना ध्यान रखना है यहाँ कि इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। वो समझ गए ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के में हम देखते हैं कि इनकी 6+ से कहीं ज्यादा स्टेबल होती है 4+, बिकॉज ठीक है 4+ मोर स्टेबल देन 6+, इतना ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है सबसे अच्छा रिड्यूसर कौन हुआ, SO2, उससे कम SeO2, उससे कम TeO2, इस तरह से। तो ये रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर मिलता है। तो यहां तक समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि ट्राइऑक्साइड्स जो होते हैं उनमें क्या नेचर है। तो जितने भी ट्राइऑक्साइड्स हैं ये सब के सब एसिडिक हैं। समझे ना कि सभी एसिडिक हैं, सब के सब बेस में सॉल्युबल है। एंड एसिडिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और एसिडिटी ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। ओके, क्योंकि फिर मेटालिक नेचर आने लगता है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं वही ज्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इनकी अगर वाटर से रिएक्शन देखें, या हम ये कहें कि SO3, ओके, SO3 प्लस NaOH, तो Na2SO4 प्लस H2O, जस्ट ऐसा ही SO, ये हो गया CO3 प्लस 2NaOH गिव्स Na2SeO4 प्लस H2। इस तरह से ये NaOH या पानी की बेस में डिसॉल्व होते हैं, एल्कली में डिसॉल्व होते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये है सैलिनिक एसिड, टेल्यूरिक एसिड। इसी तरह से ग्रुप में एसिड के नेम होते हैं इनसे बने हुए एसिड के। अब आता है कि एसिडिक नेचर आपको बताना है, तो एसिडिक नेचर का ये ऑर्डर है। ओके, सबसे ज्यादा एसिडिक है सल्फर का और सबसे कम पोलोनियम का। पहली बात तो ये अनस्टेबल है मेटालिक ऑक्साइड होने के कारण। दूसरा होता है कि ये जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ये मिलेगा। रीजन है इसका क्या बच्चों, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये अपनी 6+ से किस स्टेट में आना चाहेंगे, 4+ स्टेट में। और यही रीजन है कि अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेगा, PeO3 हो या Te, ठीक है, O3 है, इनमें ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा देन SO3। और ये केवल ऑक्सीडाइजर होंगे, रिड्यूसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इससे आगे की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है इनमें। SO3 नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है, गैस है। बाकी जो ऑक्साइड्स हैं ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। और वैसे भी हम SO2 और SO3 इनको डिटेल में लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, अभी केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन है इनके ऑक्साइड्स का, तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं और ये है हाइड्राइड्स। तो आप देखोगे कि इनके हाइड्राइड्स ये हैं, फॉर्मूला होता है H2E टाइप का, H2O, H2S, H2SE, H2PE, H2PO। कुल मिला के ये हाइड्राइड्स हैं, सभी मेंबर्स ये हाइड्राइड बनाते हैं। और हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबस्जन द्वारा H2O बनाते हैं, और OH से भी H2O नेचुरली बहुत ज्यादा है। ओके, बाकी जैसे FeS से H2SO4 डाइल्यूट
रिएक्शन कराते हैं तो बनती है H2S गैस, जो कि लैब में बनती रहती है, और जिस अपरेटस में बनती है उसे हम बोलते हैं किप्स अपरेटस, तो उसमें बनती है H2S। बाकी जो है Na2SC और HCl, Na2TE और HCl, इनकी रिएक्शन से ये हाइड्राइड्स बनते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के लिए देखें। तो देखो H2O जो है कलरलेस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है, लिक्विड है। समझ गए ना? आपने देखा पानी जो है रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और लिक्विड स्टेट में है। इसकी लिक्विड स्टेट क्यों होती है? इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये जो होते हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जब आमने सामने आते हैं तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसोसिएटेड होते हैं, और यही रीजन है कि H2O नॉर्मल टेम्परेचर में क्या है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। बट अदर जितने भी हाइड्राइड्स हैं, चाहे वो H2S हो, H2SC हो, एक तो पॉइजनस होते हैं, दूसरा है पंजेंट स्मेल वाले होते हैं, ओके, और गैसियस स्टेट में होते हैं। उनमें से कोई भी लिक्विड नहीं है। समझ गए बच्चों? रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। कौन? H2O, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि शेष जो है रुचिकर गंध वाली द्रव होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट होता है वॉलेटाइल नेचर पे क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों H2O इस ग्रुप में सबसे लेस वॉलेटाइल, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यही रखता है। ऐसे में इसके जो वॉलेटाइल नेचर है वो कम होता है। बाकी H2S इस ग्रुप में देखोगे तो मोस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड है। समझ गए ना? हाइड्राइडों में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल यही है। बाकी का जो वॉलेटाइल नेचर है फिर वो बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एक क्वेश्चन होता है कि आप इनमें पूछा जाता है कि किसकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, किसकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो ध्यान रखें कि अगर आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पता हो, तो हाइड्राइड्स का जो वॉलेटाइल नेचर है, या हम कहें कि इनकी जो वेपोराइजेशन एंथैल्पी है, वो ध्यान रखें उनके बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब चाहे वो नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्राइड्स में पूछ लिया गया हो, चाहे ऑक्सीजन ग्रुप में आ गया हो, चाहे हैलोजन। अभी मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताता हूं, उसी के बेस पर हम देखेंगे इनकी वेपोराइजेशन एंथैल्पी, वॉलेटाइल नेचर का ऑर्डर। ओके, तो पहले आप यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, ये है हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं कि जो H2O है वो जितने भी हाइड्राइड्स हैं उन सब में ज्यादा क्या रखता है, मेल्टिंग पॉइंट। उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भले मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, बट इसमें क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका दिख रहा है, H2S का। पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूजन एंथैल्पी, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन एंथैल्पी, ओके, वाष्पन एंथैल्पी। तो वाष्पन एंथैल्पी अगर आपसे पूछी गई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेल्टिंग पॉइंट। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसकी फ्यूजन एंथैल्पी ज्यादा। फ्यूजन एंथैल्पी तो जानते हो ना, एक मोल सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर रखा जाए और फिर हीट दी जाए, जब वो टोटली अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है तो जितनी एनर्जी लगी वही क्या है, फ्यूजन एंथैल्पी। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उसके एक मोल को मेल्ट करने के लिए ज्यादा एंथैल्पी लगेगी। तो आपसे अगर फ्यूजन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछे तो ये बस इसी ऑर्डर को देख लो। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है किसका, H2O का, तो सबसे ज्यादा। बाकी आप देख रहे हैं इनका ये स्टेबल नहीं है इस टेम्परेचर में, इसके लिए इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मिलती, तो आप इनका ऑर्डर ध्यान रखें। फ्यूजन एंथैल्पी का ये ऑर्डर है एक चीज।
अब बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो आप, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन H2O का ही है, वो भी रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सबके बॉइलिंग पॉइंट कम है, सबसे कम है H2S का, उसके बाद है H2SC का, Te, और सबसे ज्यादा दिख रहा है H2O का। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है तो यही वेपोराइजेशन एंथैल्पी है। ये क्या है बच्चों? वेपोराइजेशन एंथैल्पी, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण एंथैल्पी। ओके, और इसको बोलते हैं, सॉरी, ये है गलन एंथैल्पी। ये क्या है बच्चों? गलन एंथैल्पी। फ्यूजन एंथैल्पी मींस गलन एंथैल्पी, गलाने के लिए, फ्यूजन कराने के लिए, मेल्ट कराने के लिए लगा 1 मोल के लिए एंथैल्पी। वेपोराइजेशन एंथैल्पी वाष्पीकरण, 1 मोल लिक्विड वाटर लें और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर रखें और टोटली उसे वेपर में चेंज करें तो कितनी एंथैल्पी की जरूरत है, कितनी हीट की जरूरत है, वो है वेपोराइजेशन एंथैल्पी। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप जानते हैं तो ठीक है, वेपोराइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दे सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर वॉलेटाइल नेचर की बात की गई हो तो वॉलेटाइल नेचर को इस तरह से देखें, जितनी ज्यादा वेपोराइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम वॉलेटाइल नेचर। इसका मतलब सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन हुआ? H2S। सबसे कम कौन हुआ? H2। ध्यान रखें, यही जो ऑर्डर है, फ्यूजन एंथैल्पी हो चाहे वेपोराइजेशन एंथैल्पी हो और चाहे, ठीक है, इनकी वाष्पशीलता मींस इनकी वॉलेटाइल नेचर पूछा गया हो, ये सब में फॉलो होगा, चाहे वो हाइड्राइड अमोनिया ग्रुप के हों, चाहे हैलोजन ग्रुप के हों, चाहे इस ग्रुप के। इसी बेस पर आपको इन हाइड्राइड्स की क्या बतानी है, जो है इनकी वॉलेटाइल नेचर को बताना है। अब देखो बच्चों, और भी पॉइंट्स कुछ हम आते हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर है, कोवेलेंट नेचर है, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है कोवेलेंट नेचर। ये है कोवेलेंट नेचर हो, एसिडिक नेचर हो, समझ गए ना बच्चों, चाहे और रिड्यूसिंग नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ E। जितना बड़ा साइज का E होगा मींस एलिमेंट जितनी बड़ी साइज का होगा, ये सारी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। सहसंयोजी गुण हो, समझ गए बच्चों, चाहे अम्लीय गुण हो, हाइड्राइड्स में चल रहे हैं हम, क्षारक गुण हो, ये जो है E का परमाणु आकार देखना है, एटॉमिक साइज। कौन सी साइज है ये? एटॉमिक साइज। मींस अगर हम यहां देखें तो H2O, H2S, H2SE, H2Te या H2PO, ये है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर। ओके, यही इनके रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है और यही इनके कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर है। समझ गए बच्चों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जितना बड़ा साइज का सेंट्रल एटम E, जितना बड़ा, ये सारी प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, यहां तक बात समझ गए। फिर आता है स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। ये हम सभी ग्रुप में पढ़ते आ रहे हैं। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ओके, साइज ऑफ E। इतना सा ध्यान रखें, साइज बड़ी तो बॉन्ड एनर्जी कम मींस डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2O, फिर है H2S, फिर आएगा H2SE और ये है H2, ठीक है, Te और H2PO। ओके, इस तरह से ये इनकी स्टेबिलिटी, अगर आप देखें तो H2O इतना केल्विन डिकम्पोजिशन टेम्परेचर रखता है। ओके, तो जो ये है इसका होता है 673 केल्विन, जस्ट ऐसा ही 423 केल्विन इसका है, और H2Te का जो है 298 केल्विन है और ये 0 डिग्री है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? H2O। ओके, अब हम आ जाते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल तो आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ऐसे ध्यान रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ E। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम, उसके बॉन्ड पेयर उतना ही सेंट्रल एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे H2O सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम H2S, उससे कम H2Te, इससे कम H2
और टीई में आ जाए। इसमें आप जानते हैं 104.5 डिग्री का ये लगभग 93 डिग्री के आसपास का एंगल रखता है। ये होता है 92.5 डिग्री। फिर ये है, आप इसमें जाओगे तो 91 के आसपास का है और 90। ध्यान रखें यहाँ P कैरेक्टर लेकर देखा जाता है। आप देखोगे कि ये लगभग 90 डिग्री के आसपास का एंगल रखते हैं, ज्यादा ये इफेक्टेड नहीं होते क्योंकि ये दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर है। इन सब में अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा sp3 है और स्ट्रक्चर पूछ लिया गया हो तो ये इस तरह से क्या होता है, V शेप का होता है। अब चाहे H2S ली गई हो तो H2S भी इस तरह से V शेप का होगा। इनमें दो लोन पेयर हैं, ठीक है, इस तरह से, और इन्हीं लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ही ये कैसे होते हैं, V शेप के दिखते हैं। तो V शेप के होते हैं और ये इनके बॉन्ड एंगल के बारे में था। इसके अलावा अगर आप इनके कंबस्शन को देखें, ठीक है, कि एक्सेप्ट H2O और हाइड्राइड्स जो है, हाइड्राइड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल ऑक्सीजन गिव किसमें चेंज हो जाते हैं, डाई ऑक्साइड। मतलब H2O को छोड़ दें, जैसे हम H2S है प्लस O2 है, कंबस्शन करा दें तो H2O प्लस SO2, जस्ट ऐसा ही H2SeO2 से तो H2O प्लस SeO2, इस तरह से इनका कंबस्शन होता है। तो ये सब के सब कंबस्शन शो करते हैं, केवल H2O को छोड़ दें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हाइड्राइड से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हैलाइड्स के बारे में। ओके, तो आप देखोगे कि इनमें 4 टाइप्स के हैलाइड्स दिखते हैं। एक तो होते हैं मोनोहैलाइड्स E2X2 टाइप के। इनका जो स्ट्रक्चर है वो H2O2 जैसा होता है। ओके, जैसे O2F2 S2F2 S2Cl2 S2Br2 Se2F2 इस तरह से बनते हैं। ओके, डाइहैलाइड में चले जाए तो EX2 टाइप के हैं, OF2 है, SF2 है, CF2 है, TeF2 है, इस तरह से ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड सबके साथ। और सबसे ज्यादा फ्लोराइड कॉमन जो है वो फ्लोरीन है इन सब में। टेट्राहैलाइड्स देखोगे तो SF4 है, SeF4 है, TeF4 है, TeCl4 है। ऑक्सीजन इस तरह का टेट्राहैलाइड्स नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सीजन में ओनली और ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज हो सकते हैं। d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसलिए आगे कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा। हेक्साहैलाइड्स की बात करें तो इस तरह से सल्फर भी बनाता है Fe और T। यहां तक तो ये तो हो गए इनके फॉर्मूलेज। अब हम आ जाते हैं जो क्वेश्चन ज्यादा बनता है स्टेबिलिटी के बारे में। तो ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ X और E। चाहे हैलोजन बड़ा हो चाहे सेंट्रल एटम बड़ा हो, दोनों कंडीशन में जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है बच्चों को डिक्रीज होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें हैलोजन के रिस्पेक्ट में तो देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड, ये तो मिलेगा हैलोजन के ऑर्डर में। और अगर एलिमेंट के ऑर्डर में देखोगे तो इस ऑर्डर में आपको मिलेगा, समझ लेना, सल्फर, सेलेनियम, टैलियम, पोलोनियम, इस तरह से ये ऑर्डर मिलेगा। और डाइऑक्साइड अगर इसी तरह से है तो ऑक्सीजन में इस तरह से। ज्यादातर हमें सल्फर से देखने होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बहुत रेयर हैं इस तरह के कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखो SF2, SCl2, SBr2, SiO2, ये ऑर्डर मिलेगा। अगर हम टेट्रा की बात करें तो SF4, SCl4, SBr4, SiO, ओके, Si4 इस तरह से। फ्लोराइड में हेक्सा की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा SF6, SeF6, TeF6। SF6 टोटली इनर्ट है, ये कुछ केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, मींस ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। अभी हम अलग से रिएक्शंस बताते हैं। ऐसे ही अगर हम सेंट्रल एटम को चेंज करके देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल सल्फर के साथ बनेंगे, फिर इसके साथ सबसे कम पोलोनियम के साथ। ऐसे ही टेट्राफ्लोराइड्स की बात होगी, यहाँ हेक्साफ्लोराइड्स की बात होगी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना है हैलोजन के रिस्पेक्ट में, पहले इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इनकी स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में E2X2 और EX2 मोस्ट ऑफ द गैसेस फॉर्म में है।
ओके। SF4 वाला देखें तो गैस है, SeF4 लिक्विड है, TeF4 सॉलिड। SF6 में देखें तो ये केमिकली इनर्ट है। समझ गए बच्चों, ये क्या है, केमिकली इनर्ट होता है। बाकी जो है, जो इनर्ट ये जो है बाकी जैसे कि SeF6 है स्लाइटली रिएक्टिव है, TeF6 इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। मींस अगर हम SF6 की बात करें H2O तो नो हाइड्रोलिसिस नहीं होती। NF3, PF3, SF6, CF4, CCl4 ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। मतलब अगर हम यहाँ कहें CF4, CCl4, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ओके। NF3, PF3, SF6 ये ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। इनमें बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है। और इसमें दूसरा है कि इसकी केमिकल इनर्टनेस का रीजन पूछा जाता है, तो इसकी केमिकल इनर्टनेस एक्चुअली इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की जो है कमी है। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, छोटे हैलाइड क्लोराइड होता है जिसके कारण वो ऑक्टाहेड्रल इस तरह से अरेंज होते हैं कि ज्यादा स्टेबल बना देते हैं। ये जो होते हैं थोड़ा सा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इनमें पोलर नेचर ज्यादा आ जाता है और यही रीजन है कि ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाए तो 6HF, ओके, और इस तरह से H6TeO6, इसका मतलब है Te में ऐसे 6OH ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑक्टाहाइड्रली। समझ गए ना, इस तरह से। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स की बात। तो देखो स्ट्रक्चर्स में जो E2X2 टाइप का जो हैलाइड है उसमें H2O2 जैसा स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मींस एक है एलिमेंट, ये हो गया जैसे हम कहें कि ये Cl, S और इस तरह से Cl, मतलब दो क्लोराइड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। दूसरा होता है अगर X2 टाइप का है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, V शेप होगा, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। इसका वैसे भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बता दिया है। EX4 में जाए तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सीसॉ स्ट्रक्चर। कई बार ज्योमेट्री पूछी जाती है तो ध्यान रखें, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर, ठीक है, इसकी ट्राइगोनल, बाइपैरामिडल और इसके ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप की बात अलग है, लोन पेयर अलग हो जाते हैं। लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये इसका शेप होता है सीसॉ स्ट्रक्चर। इस तरह से एक्सियल पोजीशन से हटके इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर आ जाता है। EX6 में चले जाएं तो इस तरह से sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और इसमें होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और वैसे भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया है, ठीक है, V+m/2 कर लो। V मतलब हो गया वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम और m मतलब नंबर ऑफ हैलोजेंस, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जितना आया उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दो, निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा आपको SF4 में बताना है, तो SF4 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो V+m/2 कर लें। V मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, मींस हैलोजेंस तो कितने हो गए 4/2 तो हो गया 5। 5 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में होगा, sp3D। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों कुछ और भी ऑक्सी हैलाइड्स भी इनके मिलते हैं, जैसे कि EOX2 और EO2X2। सल्फर में SOF2, SOCl2, SOBr2 थायोनाइल हैलाइड कहलाते हैं ये। SeOF, ठीक है, F2, SeOCl2, SeOBr2, इस तरह के ये कंपाउंड हैं सल्फर के और सेलेनियम में। SO2Cl2 सल्फ्यूराइल हैलाइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड, जबकि SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इस तरह से ये ऑक्सी हैलाइड्स भी इनके मिलते हैं। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और हाइड्राइड्स। बाकी आगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।